पहुँचते हैं कहाँ पर, उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन का मतलब क्या होता है, एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, कल मैंने डिस्कस किया था कि हमारे शरीर में जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में जैसे हम कहें ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज जो है वो कहाँ पर हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। जो भी हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ठीक है, उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में जो रिएक्शंस हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन हैं, उन रिएक्शन के बाद कुछ एंड प्रोडक्ट बनते हैं। अब वो जो एंड प्रोडक्ट बनेंगे उनमें से कुछ तो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी एंड प्रोडक्ट बनते हैं जो हमारी बॉडी को यूज़फुल नहीं है, यानी कि वो वेस्ट प्रोडक्ट हैं। बाई प्रोडक्ट ऐसे बन गए हैं जिनकी हमको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब ऐसे बाई प्रोडक्ट्स जो कि मेटाबॉलिक रिएक्शन के बाद बने हैं, जो कि हमारे लिए वेस्टेज हैं, उन वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से रिमूव करना, बॉडी से एलिमिनेट करना, बॉडी से बाहर निकालना प्रोसेस जो है, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या कहलाती है आपकी, यही कहलाती है एक्सक्रीशन। मेरी बात समझ में आ गई है ना। एक्सक्रीशन, व्हाट इज एक्सक्रीशन, तो आप बता सकते हैं। अब बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट, बहुत सारे बाई प्रोडक्ट ऐसे बनते हैं बॉडी में जिनको हमको बॉडी से रिमूव करना है। जैसे कि अगर किसी चीज़ की बॉडी में एक्सेस हो जाए, किसी चीज़ की अधिकता हो जाए, तो उसको भी बाहर निकालना है। अब वो एक्सेस वाटर की भी हो सकती है, वो एक्सेस बहुत सारे सॉल्ट्स बॉडी में हैं, उनको भी बॉडी से बाहर निकालना है ना। लेकिन हमको ये भी ध्यान रखना है कि बहुत सारा पानी बाहर ना निकल जाए या बहुत सारे सॉल्ट्स बाहर ना चले जाए, है ना, क्योंकि अगर पानी बहुत सारा निकल गया तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, है ना। और अगर मान लीजिए सॉल्ट्स बाहर निकल गए हमारी बॉडी से, तो सॉल्ट्स को रिक्वायरमेंट होती बॉडी से, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाल देंगे जाकर। तो ये जो एलिमिनेशन है, इसको हमको क्या करना है, मैनेज करना है ना। और ये मैनेजमेंट का काम, पूरा एक सिस्टम बना हुआ है बॉडी में, वो सिस्टम पूरा मैनेजमेंट का काम करता है, ठीक है। तो उसी सिस्टम को हम कहेंगे क्या, एक्सक्रीटरी सिस्टम। बात समझ में आ गई। ऐसा नहीं कि एक्सक्रीशन सिर्फ हायर वर्टिब्रेट्स या हायर एनिमल्स करें, लोअर एनिमल्स से लेकर हायर एनिमल्स सभी में एक्सक्रीशन की प्रोसेस होगी। सभी में कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, कुछ ना कुछ एक्सेस ऑफ प्रोडक्ट्स होती है, ठीक है। तो उनको बॉडी से बाहर निकालना ही है। बहुत ही सिंपल, आप अगर कोई भी एक ऑर्गेनिज्म ले लेते हैं, जैसे फाइलम, हम बात कर रहे हैं फाइलम प्रोटोजोआ की, किसकी बात की हमने, फाइलम प्रोटोजोआ। और फाइलम प्रोटोजोआ का एनिमल जैसे कि अमीबा हो गया, जैसे कि पैरामीशियम हो गया, जैसे कि यूग्लिना हो गया, ये सब फाइलम प्रोटोजोआ के हैं। और ये सब यूनिसेलुलर, मैं सारे फाइलम पढ़ा चुका हूँ आपको, ये सब यूनिसेलुलर हैं, इनकी पूरी बॉडी जो है वो एक ही सेल से बनी होती है। तो अगर ये यूनिसेलुलर हैं तो इसमें कोई ऑर्गन्स तो होंगे नहीं, है ना, क्योंकि ऑर्गन्स कब बनते हैं, पहले सेल्स जो हैं वो टिश्यूज़ बनाएंगी, और टिश्यूज़ मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। तो जब इसमें एक ही सेल है तो ऑर्गन बनने का कोई सिस्टम है ही नहीं। तो इसका मतलब जो कुछ होना है वो उसी सेल से ही होना है। सारे फंक्शन जो हैं, सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ या फंक्शन जो हैं वो एक ही सेल में कंप्लीट होने हैं। तो इसमें कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स नहीं होंगे। जैसे कि हमारे अंदर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है एक्सक्रीशन के लिए, लंग्स है, किडनी है, स्किन है, इनमें कोई ऐसे स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होंगे, ठीक है। ये कोई भी अमीबा है, जैसे मान के चलिए ये अमीबा है, और ये अमीबा पानी में ही होगा, क्योंकि गैटिक होते हैं, पानी में होगा। पानी में जितने भी सॉल्ट्स हैं इनको एब्जॉर्ब करता रहता है ये। अब मान लीजिए अगर सॉल्ट्स या वाटर जो है इसकी बॉडी में ज़्यादा हो गया, तो उसकी बॉडी के कुछ हिस्से में जो है इस तरीके से वैक्यूल्स बनने लगती हैं। क्या बनने लगती हैं, वैक्यूल्स। जैसे मान लीजिए एक्सेस ऑफ वाटर हो गया या जो भी चीज़ है, तो जब ये वैक्यूल्स बनने लगती हैं, वैक्यूल्स ऊपर आकर क्या करती हैं, फट जाती हैं, तो चीज़ बाहर निकल जाएगी। यानी कि इसमें जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस होगी वो स्किन से ही, यानी कि हम कह सकते हैं उसकी बॉडी सरफेस से होगी। किससे होगी, बॉडी सरफेस। जो लोअर एनिमल्स हैं जनरली उनमें कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है, तो इसलिए उनमें जो एक्सक्रीशन होगा वो जनरली किससे होगा, बॉडी सरफेस से होगा, या कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाएंगी। जैसे कि इसमें जो वैक्यूल्स बनी है इनको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स बोलते हैं इनको हम, यानी कि हिंदी में कहते हैं संकुंचनशील धानी, संकुंचनशील धानी। ये जो स्ट्रक्चर्स बन रही हैं ये क्या करती हैं, ये ऑस्मो रेगुलेशन ऑफ वाटर, यानी कि जल के परासरण को, जल के बाहर निकालने को, बहिर्गमन को ये कंट्रोल कर रही हैं। तो इस तरीके की कुछ स्ट्रक्चर्स बनेंगी, न कि ऑर्गन्स डेवलप होंगे, ठीक है। ऑर्गन्स तो बन ही नहीं सकते हैं क्योंकि सिंगल सेल है, तो ऑर्गन्स तो बनेंगे नहीं। तो इस तरीके की या कोई स्ट्रक्चर बन जाएगी, या फिर उसकी जो बॉडी सरफेस है उसी से ले रही है, उसी से बाहर निकालेगी, उसी से लेगी और उसी से बाहर निकालेगी। क्योंकि जो स्किन होती है वो सेमी परमेबल स्किन होती है हर एक एनिमल की। तो सेमी परमेबल का कुछ चीज़ों को तो एंटर करेगी और कुछ चीज़ों को बाहर जाने देगी। तो
जितने भी लोअर एनिमल, चाहे वो फाइलम प्रोटोजोआ हो, इसके बाद चाहे वो फाइलम आपका पॉरीफेरा हो, मैंने पॉरीफेरा के बारे में पढ़ा है, जैसे कि साइकन स्पंज जो है वो किस फाइलम को बिलोंग करता है, पॉरीफेरा को, है ना। चाहे वो फाइलम सिलेंट्रेटा हो, सिलेंट्रेटा हो। अब सिलेंट्रेटा जो है फाइलम, इसमें क्या आता है, हाइड्रा और इलिया, जेलीफिश, ये सब किस में आती है, फाइलम सिलेंट्रेटा में। आपको मैंने ये भी पढ़ाया था कि ये भी सिंगल सेल एनिमल है, ये मल्टी सेलुलर है, लेकिन इसमें ऑर्गन्स डेवलप नहीं हो, टिश्यू डेवलपमेंट नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही हम सिलेंट्रेटा में जाते हैं, इसमें टिश्यूज़ का फॉर्मेशन होने लगता है। फाइलम सिलेंट्रेटा के जो हायर एनिमल्स हैं उनमें टिश्यूज़ डेवलप हो जाते हैं, लेकिन ऑर्गन्स डेवलप नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ फाइलम सिलेंट्रेटा जो होगा, इसमें भी जनरली जो होगा वो किसके जरिए होगा, बॉडी सरफेस से ही क्या हो जाएगा, एक्सक्रीशन की प्रोसेस होगी। यहाँ तक कि फाइलम समझ में आ गए। कौन कौन से शुरुआत के तीनों, कौन कौन से, पॉरीफेरा, प्रोटोजोआ एंड सिलेंट्रेटा, ठीक है। एक लास्ट में एक फाइलम और आता है, इकाइनोडर्मेटा। कौन सा, इकाइनोडर्मेटा। मैं आपको फाइलम सारे पढ़ा चुका हूँ, इसीलिए मैंने कहा था ये बार बार आएंगे आपके जब तक हम पढ़ेंगे, तो इसलिए इनको समझो। ये चारों फाइलम ऐसे हैं जिनमें कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स नहीं होते हैं। ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी सरफेस से, अपनी स्किन के जरिए जो है वो एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं उन वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके फाइलम हैं, इनमें क्या हम बताएंगे कि इसमें बॉडी सरफेस से जो है एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट होता है। इसी तरीके से अब आगे के फाइलम आ जाएंगे। आगे के जैसे फाइलम आएंगे तो उसमें ऑर्गन्स डेवलप होने लगेंगे। जैसे फाइलम एनिलिडा, फाइलम कौन सा, एनिलिडा। और एनिलिडा का एग्जाम्पल क्या है, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म का मतलब केचुआ। केचुआ जो है वो किस फाइलम को बिलोंग करता है, एनिलिडा, है ना। केचुआ किस फाइलम में, एनिलिडा में है। ऐसे ही लीच किस फाइलम में है, एनिलिडा में है। तो जितने भी एनिलिड्स हैं, जितने भी फाइलम एनिलिडा के ऑर्गेनिज्म हैं, वो उन सब में कुछ ऑर्गन्स डेवलप होने लगे हैं। जैसे हमारी किडनी होती है, उसी तरीके से छोटे छोटे बहुत ही माइक्रो ऑर्गन्स जो हैं उसमें बन जाते हैं, जिनको स्पेशली हम कहते हैं नेफ्रीडिया। उनको हम क्या कहते हैं, नेफ्रीडिया। तो ये जो नेफ्रीडिया हैं, ये किस में पाई जाती हैं, तो हम कहेंगे अर्थवॉर्म में पाई जाती हैं, ठीक है। अर्थवॉर्म किस फाइलम को बिलोंग करता है, एनिलिडा फाइलम को बिलोंग करता है। तो जो अर्थवॉर्म में है उसमें एक्सक्रीटरी यूनिट क्या है, या एक्सक्रीशन के लिए कौन सी इकाई या कौन सी यूनिट डेवलप हो जाती है, तो हम कहेंगे कि अर्थवॉर्म में नेफ्रीडिया पाए जाते हैं जिनसे एक्सक्रीशन होता है। जैसे हमारी बॉडी में किडनी से एक्सक्रीशन होता है, हम तो एडवांस हैं तो हमारे अंदर तो एडवांस ऑर्गन है, लेकिन इनमें क्या है कि इनमें नेफ्रीडिया पाए जाते हैं, और ये नेफ्रीडिया जो है वो क्या करते हैं कि बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करते रहते हैं। ये जो अर्थवॉर्म होता है उसकी स्किन पर, उसके सेप्टम पर, अर्थवॉर्म तो देखा होगा आपने, उसमें पूरी बॉडी जो है वो सेगमेंटेड होती है, सेगमेंट्स में बटी होती है। आपने अर्थवॉर्म देखा होगा, उसकी बॉडी पूरी जो है वो सेगमेंटेड होती है ना। तो जो अर्थवॉर्म की बॉडी है, जो सेप्टम है, यहाँ पर नेफ्रीडिया प्रेजेंट होते हैं, जो बॉडी के अंदर के वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको निकाल कर बाहर करते रहते हैं। इतने छोटे, इतने माइक्रोज पोर्स होते हैं ये कि हमको ईजिली आंखों से नहीं दिखाई देंगे, लेकिन अगर माइक्रोस्कोप देखेंगे तो दिखाई देंगे। तो ये नेफ्रीडिया जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इनमें पाई जाती हैं एनिलिड्स में, ठीक है। तो एनिलिडा में अगर आपसे पूछा जाए एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को क्या कहते हैं, तो हम कहेंगे क्या, उनको नेफ्रीडिया कहते हैं। हालांकि बायो में और चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। नेफ्रीडिया 3 तरीके के होते हैं, सेप्टल नेफ्रीडिया, फेरेंजियल नेफ्रीडिया, है ना, इस तरीके से। लेकिन आपको नहीं पढ़ना, आपको सिर्फ नेफ्रीडिया याद रखना है कि नेफ्रीडिया जो है ये क्या करते हैं, अर्थवॉर्म में एक्सक्रीशन यूनिट है, यानी एक्सक्रीशन की यूनिट है, यानी कि ये उत्सर्जन का काम करेंगे, ठीक। आगे चलते हैं, इससे आगे और एडवांस जो फाइलम है, फॉर एग्जांपल इसके एनिलिडा के बाद आया आर्थ्रोपोडा। क्या आया, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा यानी जब हम आर्थ्रोपोडा की बात करते हैं तो आर्थ्रोपोड्स कौन से होते हैं, आर्थ्रोपोड्स आ जाते हैं जैसे इंसेक्ट्स हैं, जैसे आपके इंसेक्ट्स हैं, ठीक है। जैसे कॉकरोच है, मान के चलिए क्या, कॉकरोच है, तो इसमें
एक्सक्रीशन के लिए कौन से ऑर्गन्स या कौन सी स्ट्रक्चर्स या कौन सी यूनिट्स डेवलप हो जाती हैं? तो कॉकरोच में मालपीजियन टिब्यूल्स होती हैं, मालपीजियन टिब्यूल्स होती हैं। अब कहेंगे नाम कैसा है इनका, मालपीजियन, ये साइंटिस्ट का नाम है जिसने इन टिब्यूल्स के बारे में बताया था, और ये कहा कि ये टिब्यूल्स ही कॉकरोच में जो है वो एक्सक्रीशन की यूनिट है, एक्सक्रीशन का काम करती हैं, इसीलिए उनको मालपीजियन टिब्यूल्स नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? मालपीजियन टिब्यूल्स। ठीक है, तो ये मालपीजियन टिब्यूल्स जो है वो किस में पाई जाती हैं? कॉकरोच में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार पूछा गया है कि कॉकरोच में जो एक्सक्रीशन होता है वो उन यूनिट्स को क्या कहते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? मालपीजियन टिब्यूल्स। इसी तरीके से आर्थ्रोपोड्स के और भी प्रॉन होता है, स्कॉर्पियन है, स्पाइडर है। स्पाइडर में, स्पाइडर का मतलब आप समझ रहे हैं ना, मकड़ी। स्पाइडर में जो एक्सक्रीटरी यूनिट है, या हम कहेंगे एक्सक्रीशन का जो ऑर्गन है, उनको कॉक्सल ग्लैंड्स कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? कॉक्सल ग्लैंड्स कहते हैं। बात समझ में आ गई? इसी तरीके से प्रॉन है, प्रॉन में और टाइप की आपके ऑर्गन्स पाए जाएंगे। तो आर्थ्रोपोड्स में स्पेशली आप किस पर फोकस करेंगे? मालपीजियन टिब्यूल्स। और इसके लिए मैंने कहा आपसे पेरिप्लेनेटा। पेरिप्लेनेटा का मतलब होता है कि कॉकरोच। कॉकरोच में एक्सक्रीशन के लिए कौन से ऑर्गन डेवलप होंगे, तो हम क्या कहेंगे उसमें? मालपीजियन टिब्यूल्स। आर्थ्रोपोड के बाद फिर आपके आगे के फाइलम आ जाएंगे, जैसे प्लेटीहेल्मिन्थीज। कौन सा? प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, मोलस्कन, है ना। तो इनमें भी कुछ स्पेशल यूनिट्स होती हैं, कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाती हैं, और उन्हीं से एक्सक्रीशन होता है। तो किस फाइलम में कौन सी यूनिट्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आपको टेबल ए टेबल बी दे दी आपको, और एक तरफ आपके फाइलम लिख दिए, या फिर उन फाइलम्स के कुछ एनिमल्स लिख दिए, इधर एक्सक्रीटरी यूनिट्स लिख दी, और आपको मैच करना है कि कौन सा किससे रिलेटेड है। तो आपको पता होना चाहिए ना। हाँ, सबसे पहले मैंने आपको एक्सक्रीशन बताया, और फिर मैंने कहा एक्सक्रीशन जो है वो आपके सभी लिविंग क्रिएचर्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, उन सभी में एक्सक्रीशन की प्रोसेस होगी। ये भी आपकी एक वाइटल प्रोसेस है, एक जैविक क्रियाओं में सम्मिलित होती है। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है कि शरीर में जो भी उपापचयी क्रियाएं हैं, उनके बाद जो भी वर्जित पदार्थ बने हैं, उन वर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया जो होती है, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, फिर हमने आपको कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर ये बताना चाहा कि अलग अलग एनिमल्स, चाहे वो सिंगल सेल एनिमल हो चाहे मल्टी सेलुलर हो, सभी में कुछ ना कुछ तो इस तरीके का होता है जिससे एक्सक्रीशन होगा। अब जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उसमें जो एक्सक्रीटरी यूनिट होती है उनको हम क्या कहते हैं? किडनीज कहते हैं। यानी कि अगर वर्टिब्रेट कोई फिश है, कोई एम्फीबियंस है, कोई रेप्टाइल्स है, उन सब में किडनी जैसी स्ट्रक्चर्स होंगी। यहाँ से फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। मैंने ये एक स्पेशली कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स बताई थी, वो किस में पाई जाती है? अभी हमने फाइलम देखकर समझा था, अब मानो फाइलम नहीं आए और कोई उन्होंने एनिमल का ही नाम लिख दिया। उन्होंने कहा बताइए पैरामीशियम अमीबा में जो है वो पानी के नियंत्रण के लिए या पानी के एक्सक्रीशन के लिए कौन सी यूनिट होती है? तो उनका नाम क्या है? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, जिनका नाम मैंने हिंदी में बताया था संकुचनशील धानी। ठीक है, ऐसे ही आपको स्पंजेस जितने भी हैं उनमें एक केनाल सिस्टम पाया जाता है, जो मैंने पढ़ाया था उस समय। ठीक है, फ्लेम सेल्स, नेटी सेल्स, नेफ्रीडिया, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स, ग्रीन ग्लैंड्स, ये सब मैंने अभी आपको बता दिए। कोई दिक्कत यहाँ पर? तो वो हो सकता है कि वो फाइलम ना लिखकर वो क्या लिख सकते हैं, हाँ सीधा सीधा वो है कोई एनिमल का नाम दे देंगे और पूछेंगे बताइए इसमें क्या होती है एक्सक्रीटरी यूनिट। इज दैट क्लियर? अब बात आगे चलती है। मैंने कहा कि वेस्ट प्रोडक्ट बनते कैसे हैं। तो वेस्ट प्रोडक्ट कैसे बनते हैं कि बॉडी के अंदर जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, हमारी बॉडी के अंदर कैटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिज्म जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनेंगे, ऐसे प्रोडक्ट जिनकी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है या बॉडी के लिए वो हानिकारक होते हैं, उन वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना ही जो है वो क्या कहलाएगा? एक्सक्रीशन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए जो हमारा C6H12O6 है, यानी कि ये क्या है? ग्लूकोज है। ये क्या है? ग्लूकोज है। इस ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होता है बॉडी की सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में, जब इसका ग्लूकोज का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, और ग्लूकोज जो है वो क्या बनाएगा? CO2 बनाएगा, H2O बनाएगा और ऊर्जा बना देगा, एनर्जी बनाएगा। ठीक है, अब H2O का तो चलो बॉडी को रिक्वायरमेंट है ना, पानी की तो बॉडी को रिक्वायरमेंट है, तो हमने इसका यूज कर लिया।
लेकिन हमको CO2 की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब इसको हमको बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने का तरीका क्या होगा कि ये जो CO2 बनी है सेल्स में, वो किस में आ जाएगी, ब्लड में आ जाएगी, ब्लड के जरिए लंग्स में आ जाएगी, और लंग्स क्या करेगा, जब हम सांस लेते हैं तो CO2 को बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन को ले लेते हैं। तो लंग्स ने CO2 को एलिमिनेट करने का काम किया। तो एक तरीके से लंग्स भी जो हैं वो हमारा एक्सक्रीशन का फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं। दूसरा, अगर मान लीजिए कोई भी प्रोटीन है, प्रोटीन मॉलिक्यूल जब बॉडी में डाइजेस्ट होगा और उसका जब कैटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिज्म उसके साथ जब होगी तो बनते हैं एमिनो एसिड। क्या बनेंगे, एमिनो एसिड। और एमिनो एसिड की मैंने स्ट्रक्चर बताई थी कि एक कार्बन से जो है एसिमेट्रिक कार्बन होगा, उससे अलग अलग ग्रुप्स जुड़े होंगे। एक COOH ग्रुप यानी कार्बोक्सिल ग्रुप, एक NH2 ग्रुप, एक कोई भी हाइड्रोजन और एक कोई भी एल्कलाइन ग्रुप। जब ये जुड़ता है तो एक अमीनो एसिड बनता है, मैंने आपको प्रोटीन में पढ़ाया था। तो NH2COH। अब इसमें क्या है, अब यहाँ पर भी हमको क्या है कि यहाँ पर ये NH2 बन रहा है, और NH2 क्या है कि ये कन्वर्ट हो जाता है, एस से रिएक्शन करके बना लेता है NH3। क्या बना लेगा ये, NH3। NH3 क्या होती है, अमोनिया। ये क्या है, अमोनिया है, जो कि बहुत ही टॉक्सिक गैस है ह्यूमन बॉडी के लिए, है ना। अब इसको हमको बाहर निकालना है। तो क्या होता है कि ये अमोनिया और CO2 जो है ब्लड के जरिए लिवर में पहुंची। कहाँ पर पहुंची है, लिवर में। लिवर ने क्या किया कि CO2 को पकड़ा और इस NH2 के साथ या अमोनिया के साथ उसने इसको जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना दिया NH2CONH2। ठीक है, NH2CONH2 यानी कि यूरिया। और यूरिया की टॉक्सिसिटी जो है कंपैरिजन अमोनिया के बहुत कम होती है, इसलिए इसे हम घंटे 4 घंटे अपनी बॉडी में स्टोर करके रख सकते हैं। समय समय पर यही यूरिया जो है कहाँ पहुंची, ब्लड के जरिए ये किडनी में पहुंच गई। कहाँ पहुंची है, बॉडी से किडनी में। और किडनी में क्या हुआ, इस यूरिया का फिल्ट्रेशन किया, इसका डाइल्यूशन किया और बना दी यूरिन। क्या बन गई, यूरिन। और यूरिन को हम समय समय बॉडी से पास आउट करते रहते हैं। बात समझ में आ गया। तो एक्सक्रीशन में हमको जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बॉडी में होती हैं, उससे जो बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो वर्जित पदार्थ होते हैं, उनको बॉडी से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। यही तो बताया मैंने। कहाँ से बन रहे हैं ये भी मैंने बता दिया। अब इसमें सबसे ज़्यादा, अब CO2 जैसे है, CO2 तो लंग्स के जरिए भी निकल गई, लेकिन अमोनिया जो है ये अमोनिया नहीं निकल सकती। तो ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट जो कि नाइट्रोजिनस होते हैं, स्पेशली ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट जो कैसे हैं, नाइट्रोजिनस हैं। नाइट्रोजिनस का मतलब होता है जिनमें नाइट्रोजन पाई जाए। ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ नाइट्रोजन अगर पाई जाएगी तो अमोनिया बनाने की संभावनाएं होंगी। और अमोनिया हमारे लिए कैसी होती है, हानिकारक होती है ना। तो जितने भी नाइट्रोजिनस बेस्ड प्रोडक्ट हैं, उन नाइट्रोजिनस बेस्ड प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालना मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम का फंक्शन है। यानी कि जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसका मेन पर्पज़ क्या है। वेस्ट प्रोडक्ट तो बहुत सारे बन रहे हैं, लेकिन मेन पर्पज़ ये है कि जो हमारे नाइट्रोजिनस बेस्ड प्रोडक्ट हैं, नाइट्रोजिनस बेस्ड प्रोडक्ट का मतलब हो गया जो जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उन बेस्ड प्रोडक्ट को बॉडी से रिमूव करना। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, अमोनिया। ठीक है, एक एग्जांपल क्या हो गया, अमोनिया। दूसरा एग्जांपल है यूरिया। ठीक है, तीसरा एग्जांपल है यूरिक एसिड। तीसरा कौन सा है, यूरिक एसिड, है ना। इसी तरीके से बहुत सारे ग्वानिन, है ना, अलग एनिमल्स हैं, ह्यूमन में नहीं। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे हैं जो कि नाइट्रोजिनस बेस्ड प्रोडक्ट हैं। अब यहाँ समझिए, जो हमारे नाइट्रोजिनस बेस्ड हैं या नाइट्रोजन युक्त जो वर्जित पदार्थ हैं, वो 3 इंपॉर्टेंट हैं। कौन सा, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। अगर इनकी टॉक्सिसिटी देखें, इनकी विषाक्तता देखें कि कौन सा ज़्यादा विषैला है, कौन सा कम विषैला है, तो सबसे टॉक्सिक कौन सा है, सबसे अधिक मोस्ट टॉक्सिक कौन सा होता है, अमोनिया। और सबसे कम टॉक्सिसिटी किसकी, उससे कम टॉक्सिसिटी किसकी होती है, यूरिया की। और सबसे कम टॉक्सिसिटी किसकी होती है, यूरिक एसिड की। तो अगर इनका हम ग्राफिंग करें तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, अमोनिया इज ग्रेटर देन यूरिया इज ग्रेटर देन यूरिक एसिड। यही तो आएगा कि नहीं, है ना। तो सबसे ज़्यादा विषैला कौन सा, सबसे ज़्यादा हानिकारक कौन सा होता है, अमोनिया होता है। उससे कम यूरिया और सबसे कम यूरिक एसिड। ठीक है, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो सब, उनका सबका जो है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है, अमोनिया। अब वो अमोनिया को कैसे पास आउट करते हैं,
अमोनिया को पास आउट करने के लिए रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। किसकी ज़रूरत होती है? बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। और बहुत अधिक पानी किसके पास होता है? जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं, जलीय जंतु होते हैं। तो जितने भी एक्वेटिक फिशेज हैं, फ्रेश वाटर, कौन सी? फ्रेश वाटर एक्वेटिक फिशेज, यानी कि ताज़े पानी में रहने वाली मछलियां जो हैं, उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होगा? अमोनिया होगा। ठीक है। या अदर कुछ ऐसे एक्वेटिक इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं जो पानी में रहें, स्पेशली फ्रेश वाटर में रहें। ऐसे सभी ऑर्गेनिज्म, ऐसे सभी एनिमल्स वो क्या करेंगे? अमोनिया को एक्सक्रीट करेंगे, यानी कि उनका मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा? अमोनिया होगा। ठीक है। और इन सब को हम क्या बोलेंगे? अमोनोटैलिक कहेंगे। उनको हम क्या कहेंगे? अमोनोटैलिक। तो पहली कैटेगरी कौन सी लिखेंगे? अमोनोटैलिक। अब कुछ ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर कुछ स्पेशल टाइप के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं और उन प्रोडक्ट्स का वो लोग यूज भी कर सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि स्पाइडर। स्पाइडर देखी है सबने? स्पाइडर का जो नेटवर्क बनता है, यानी कि जो वो अपना जाल बनाती है, वो अपने एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट से बनाती है। और उसका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है उसे बोलते हैं ग्वानिन। क्या कहते हैं? ग्वानिन। तो कुछ अदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की हम अगर बात करते हैं, तो एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हमने कौन सा लिखेंगे आप? एक तरफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट लिखना, एक तरफ एनिमल लिख लेना किसके जरिए वो एक्सक्रीट होता है। जैसे ग्वानिन, और ये किसके द्वारा सेक्रीट होता है? स्पाइडर के द्वारा। स्पाइडर का मतलब मकड़ी के द्वारा। ये वाटर इनसॉल्युबल होता है। ग्वानिन जो है वो कैसा होता है? वाटर इनसॉल्युबल होता है। इसी वजह से वो नेटवर्क बना ली, उस पर पानी का कोई असर नहीं पड़ेगा, वाटर इनसॉल्युबल होता है। जितनी भी मकड़ियां हैं वो क्या करती हैं कि अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर लेती हैं? ग्वानिन में कन्वर्ट कर लेती हैं, तब एक्सक्रीट करती हैं। ठीक है। और उसका यूज कर रही हैं वो। दूसरा लिखेंगे ट्राई मेथैलामीन ऑक्साइड, TMO। ट्राई मेथैलामीन ऑक्साइड, TMO। जो मैराइन वाटर में रहने वाले मोलस्कन्स हैं। मैराइन वाटर कैसा होता है? जो समुद्र का पानी है, जो खारा पानी है, जिसमें सॉल्ट्स ज़्यादा हैं, ऐसे वाटर में रहने वाले जो भी मोलस्कन हैं या क्रस्टेशियंस हैं, उनके जरिए जो है वो एक TMO नाम का, यानी कि ट्राई मेथैलामीन ऑक्साइड नाम का एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एक्सक्रीट होता है। ठीक है। हालांकि ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो नॉन टॉक्सिक होता है, हानिकारक नहीं होता है, इसलिए वो समुद्रों में इसको उड़ते रहते हैं, है ना। तो TMO किसके द्वारा एक्सक्रीट होता है? तो हम कहेंगे मैराइन मोलस्कन्स एंड क्रस्टेशियंस, जितने भी होते हैं उनके जरिए ये निकलता है। और TMO जो है वो कैसा होता है? नॉन टॉक्सिक होता है। और चूंकि समुद्र में ही रह रहे हैं तो समुद्र में ही बहा देते हैं तो उसमें घुल जाता है, तो चूंकि वाटर सॉल्युबल होता है। सारे बनेंगे अमोनिया से ही। जैसे अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर रहे थे, यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए ये एनिमल किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट एक होता है बेंजोइक एसिड। अब आप समझिए, हम लोग अगर फल खाएं, जैसे अक्सर व्रत में क्या खाते हैं? फल ही तो खाते हैं। तो अगर हम फूड के जरिए, फूड के फॉर्म में सिर्फ फ्रूट्स खाएंगे, तो फ्रूट्स में होता है बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड जो है उसको हमको एक्सक्रीट करना है कि अगर उसकी अमाउंट एक्सेस हो गई तो उसको हमको क्या करना है? एक्सक्रीट करना है। ठीक। तो हम या तो उसे हिप्यूरिक एसिड में कन्वर्ट करके एक्सक्रीट कर देंगे, या फिर ऑर्थोनोरिक एसिड, ऑर्थोनोरिक एसिड के फॉर्म में उसको एक्सक्रीट कर देंगे। और ये दोनों बनते किससे हैं? बेंजोइक एसिड से बनते हैं। और बेंजोइक एसिड कब होता है बॉडी में ज़्यादा? जब हम क्या खाएं? बहुत सारे फ्रूट्स खाएं, फूड के फॉर्म में सिर्फ फ्रूट्स खाएंगे, तो उस समय बेंजोइक एसिड जो है वो बनेगा। उस बेंजोइक एसिड को हम किस फॉर्म में बाहर निकालते हैं? हिप्यूरिक एसिड या ऑर्थोनोरिक एसिड की फॉर्म में। और ये जितने भी मैमल्स हैं
जैसे कि हम लोग हैं, मैमल्स हैं, उसमें ये बेंजोइक एसिड जो है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की फॉर्म में होता है। नेक्स्ट है क्रिएटिन। एक क्रिएटिन होता है, एक क्रिएटिनाइन होता है, ठीक है। दोनों प्रोडक्ट, दोनों एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं। जनरली जो है ये हमारे यूरिन में प्रेजेंट नहीं होता, हमारे ब्लड में प्रेजेंट नहीं होता, इसको एक्सक्रीट प्रेजेंट ही नहीं होता करेंगे। लेकिन किस फॉर्म में? जिस समय इन्फेंट होगा, इन्फेंट का मतलब जो नवजात शिशु है उसके अंदर क्रिएटिनिन होगा, या फिर अगर हमारी किडनी जो है डिसफंक्शन हो गई, यानी कि काम करना उसने कम कर दिया, उसकी एक्टिविटी गड़बड़ हो गई, तो यूरिन में क्रिएटिनाइन की मात्रा बढ़कर आने लगेगी। तो ये इंडिकेशन है कि किडनी जो है वो फेलियर हो सकती है, ठीक है। किडनी जो है वो काम करना बंद कर सकती है अगर यूरिन में क्रिएटिनाइन आ रहा है। तीसरा क्या है कि जो भी प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनके यूरिन में भी क्या है, क्रिएटिनाइन होता है, ठीक। प्रेगनेंसी का इंडिकेटर है ये क्रिएटिनाइन। तो जो भी ऐसी वुमेन है जो बेबी बर्थ कर रही हैं, या वो प्रेग्नेंट हैं, या उनका जो इन्फेंट है या उनका जो शिशु है उसके अंदर क्रिएटिनाइन पाया जाता है, जनरली बाकी हमारे ब्लड में क्रिएटिनाइन नहीं होगा, इसी फॉर्म में होगा। अब जो क्रिएटिन है ये यहाँ पर लिख दिया नवजात होना चाहिए, नवजात नहीं, नवजात शिशु, गर्भधारी माँ, दुग्धपान कराने वाली माँ, ये थोड़ा सा हिंदी इसकी गड़बड़ होगी, यूरिन में क्रिएटिनिन पाया जाता है, ठीक है। प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए भी यूरिन टेस्ट से पता कर लेते हैं, क्योंकि अगर उसमें क्रिएटिनाइन आ रहा है तो इसका मतलब सी इज प्रेग्नेंट, है ना। तो ये क्रिएटिनिन जो है ये भी एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जो मैमल्स में, ह्यूमन में देखा जाता है। जनरली हमारे ब्लड में नहीं होता है, लेकिन जो कंडीशंस हैं उन कंडीशन में ये ब्लड में देखा जाता है। और यही इंडिकेटर है, किसका इंडिकेटर है कि हमारी किडनी जो है वो फंक्शनल नहीं रह रही है या उसके फंक्शन सही नहीं हो रहे हैं, तो क्या होगा, क्रिएटिनिन बनने लगेगा। और क्रिएटिनिन बनने लगेगा तो इसका मतलब किडनी दिक्कत है ना। जब भी हमारी मसल्स ब्रेक डाउन होती हैं, या लंबे समय से हम व्रत रहें, या हमको हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम हो, तो भी क्या है कि यूरिन में क्रिएटिनिन आ सकता है। यूरिन में क्या हो सकता है, क्रिएटिनिन आएगा। तो ये सारे बीमारियों के यूरिन टेस्ट के जरिए अगर क्रिएटिनिन आ रहा है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। एक हमने आपको ग्वानिन बताया, ये इंपॉर्टेंट है, स्पाइडर का है। दूसरा बेंजोइक एसिड किस फॉर्म में एक्सक्रीट होता है, हेप्यूरिक एसिड या ऑर्थिनोरिक एसिड की फॉर्म में, है ना। अब चलते हैं सीधे हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पर। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि मानव उत्सर्जन तंत्र। हमारी बॉडी में 1 पेयर किडनी है। कितनी पेयर किडनी है, 1 पेयर किडनी होती है, यानी कि एक जोड़ी, यानी कि संख्या में 2। कौन कौन से ऑर्गन पेयर में हैं, लंग्स भी हमारे पेयर में है, ठीक है। वैसे ही हमारी किडनी भी पेयर में है, लेकिन लिवर जो है वो पेयर में नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन बॉडी का कौन सा होता है, लिवर। मैंने कहा लिवर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो किडनी हमारी 1 पेयर है, और 1 पेयर किडनी जो है वो कहाँ है, उनकी पोजीशन क्या है। तो किडनी की पोजीशन क्या है, बाकी ऑर्गन्स जो हैं सामने हैं, लेकिन किडनी जो है वो स्लाइटली बैक, ठीक है। और जो हमारी पीछे स्पाइनल कॉर्ड है उसके लेफ्ट एंड राइट साइड में अरेंज्ड है, पोजिस्ड है, ठीक है। एक लेफ्ट और एक राइट। हमारी राइट जो किडनी होती है वो स्लाइटली लेफ्ट किडनी से थोड़ी सी बिलो होती है, थोड़ी सी नीचे होती है, यानी कि लेवल में नहीं होती है, ठीक है। वो थोड़ी, लेफ्ट किडनी थोड़ी ऊंचाई पर होती है और राइट किडनी थोड़ी निचली होती है, इस तरीके से होंगी। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि राइट साइड में हमारा लिवर है, उस लिवर के प्रेशर की वजह से किडनी जो है वो थोड़ी सी नीचे अरेंज होती है। तो 1 पेयर है जो कि स्पाइनल कॉर्ड के लेफ्ट एंड राइट यानी कि लेटरल साइड में अरेंज्ड है ना। और एब्डोमन कैविटी, एब्डोमन कैविटी का मतलब होता है जो पेट है हमारा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं आमाशय, या हम जिसको उदर भाग बोलेंगे। तो जो हमारा एब्डोमन कैविटी है उस कैविटी में वो रखी हुई है। इतनी चीज़ क्लियर। एब्डोमन कैविटी में जो ये किडनी है, इनकी पोजीशन और एक्सप्लेन करने के लिए ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर रिफ्स हैं। यहाँ पर क्या स्टर्नम होता है, और स्टर्नम से क्या लगी हुई है, रिफ्स लगी हुई हैं, ऐसे करके, ठीक है। तो जो हमारी 11th रिब्स है, कौन सी है,
11। टोटल कितनी रिप्स होती हैं? ये नहीं मानो रिप्स कितनी है हमारी? 12 पेयर होती हैं। और 12 पेयर का मतलब कितनी हो गई? 24 पेयर्ड में होती ना, तो 11 इधर होंगी और 11 तो 12 इधर होंगी और 12 इधर होंगी, तो 12 पेयर होती है ना। तो जो हमारी 11th पेयर रिब हैं, यानी कि जो हमारी 11वीं जोड़ी है रिब्स की, वहाँ से लेकर और जो स्पाइनल कॉर्ड की जो थर्ड लैक्रल बोन है उसके बीच में अरेंज होती है। यहाँ पर थर्ड या लंबर बोन कह देंगे, लंबर बोन, और वो भी कौन सी? थर्ड। और यहाँ पर ये क्या है? 11th रिब इसके बीच में अरेंज रहती है। ठीक है, ऊपर से कौन सी है? 11th, और नीचे से थर्ड को क्या? लंबर। ठीक है, उसके बीच में जो है वो किडनी अरेंज रहेंगी। कितने पेयर होंगी? 1 पेयर होंगी। अब पीछे से सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि हमारी एक रिब्स होती हैं वो स्टर्नम से अटैच नहीं होती, पीछे से निकलती हैं, और रिब्स जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उससे अटैच होती हैं और ऐसे करके खुली रहती हैं आगे से। तो खुली रहेंगी जब, तो क्या होगा कि इसके बीच में यहाँ किडनी रहेंगी, तो उनको प्रोटेक्ट करेंगी पीछे से। ठीक है, तो पीछे से प्रोटेक्ट करने के लिए 12th पेयर और रिब्स जो हैं वो किडनी को बैक साइड से प्रोटेक्ट करती हैं, यानी कि यहाँ से प्रोटेक्ट करेंगी, क्योंकि वो यहाँ से निकल कर आई, रिब्स में जुड़ी, यहाँ खाली हैं और सिर्फ पीछे स्पाइनल कॉर्ड से अटैच नहीं है, तो वो क्या करें? पीछे से इनको प्रोटेक्ट करे हुए हैं। ऊपर से 11th पेयर, नीचे से कौन सी वाली? थर्ड लंबर बोन, और पीछे जो है वो 12th पेयर जो हमारी रिब्स हैं वो उसको प्रोटेक्ट कर रही हैं। इतनी बात, पोजीशन समझ में आ गई? ठीक। अब किडनी का शेप क्या होता है? किडनी की जो शेप है वो वीन शेप्ड है। वो कैसी है? वीन। जैसे कि आपने सेम का दाना देखा है ना, ऐसे ही करके तो देखो होता है कि नहीं? वीन शेप है। कैसी है हमारी? वीन शेप है। क्लियर? 1 पेयर है, एक में बना रहा हूँ, वीन शेप्ड होती हैं। अगर हम एक किडनी की लेंथ देखें तो 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। ये कितनी होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 से 12 सेंटीमीटर इसकी क्या होगी? लंबाई एक किडनी की। 10-12 सेंटीमीटर आप समझ रहे हो ना कितनी हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम इसकी ब्रेथ देखें तो 5 से 7 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी जो चौड़ाई है ये 5 to 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसकी थिकनेस जो होती है इसकी वो 2 से 3 सेंटीमीटर। थिकनेस कितनी होगी इसकी? 2 से 3 सेंटीमीटर। तो हमको क्या क्या पता चला? पहली बात हमको ये पता चली कि इसकी लेंथ क्या है? 10 to 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ब्रेथ क्या है? 5 to 7 सेंटीमीटर। और थिकनेस क्या है? 2 से 3 सेंटीमीटर। ठीक है, कहाँ पर प्लेस है? एब्डोमेन कैविटी में, है ना। और एब्डोमेन कैविटी में कितने पेयर हैं? 1 पेयर। पोजीशन क्या है इनकी? स्पाइनल कॉर्ड के लेटरल साइड में, यानी कि राइट और लेफ्ट में। ठीक है, तो जो लेटरल साइड है स्पाइनल कॉर्ड के वहां पर अरेंज्ड हैं। स्लाइटली बैक इन एब्डोमेन कैविटी, यानी कि हल्की सी पीछे। जब भी किडनी पेन होता है तो हमारे यहीं से दर्द उठता है, क्योंकि किडनी इधर अरेंज है ना। और किडनी को जब ऑपरेट भी किया जाता है तो यहीं से ऑपरेट किया जाता है, इस साइड से। अब दूसरी चीज, इसका वेट की बात करें तो किडनी का वेट लगभग कितना होता है? तो हम कहेंगे 120 ग्राम से लेकर 170 ग्राम, 120 ग्राम से लेकर 170 ग्राम तक किडनी का वेट होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इन सारे पैरामीटर्स को। इसके लेंथ किडनी की क्या होती है? 10 to 12 सेंटीमीटर। अच्छा, फीमेल की किडनी का वेट कम होता है, मेल की किडनी का वेट ज़्यादा होता है। फंक्शन सिर्फ इतना ही तो है कि खून को छानने का, है ना। तो ये काम जरूरी भी है ताकि टॉक्सिस जो है, टॉक्सिकेंट जो है वो हमारे ब्लड में ना आ जाए। तो अगर हमारी किडनी गड़बड़ हो गई है, एक काम करना बंद कर दे तो दूसरे से काम चलता रहेगा, है ना। लेकिन अगर दोनों ही हट गई तो आदमी मर जाएगा। तो कभी कभी कोई एक किडनी जो है वो अपनी डोनेट कर सकता है, क्योंकि एक किडनी से वो जीवित रह सकता है, उसका काम चल सकता है।
अगर किसी की दोनों ही किडनी गड़बड़ हो रही हैं तो फिर क्या करना, फिर तो आर्टिफिशियल किडनी यानी डायलिसिस की ओर जाते हैं। उसमें क्या होगा कि जो काम किडनी कर रही हैं वही काम जो है बाहर मशीनों से कर दिया जाता है, यानी कि ब्लड को फिल्टर कर दिया जाता है, उसमें से जो टॉक्सिकेंट्स होते हैं उनको बाहर कर दिया, तो वो डायलिसिस प्रोसेस होती है। उसमें हर महीने 2 महीने बाद जो है वो डायलिसिस करानी पड़ती है, यानी कि आपको ब्लड को आप प्यूरिफिकेशन, उसमें से जो टॉक्सिकेंट्स हैं वो बाहर निकलवाना पड़ते हैं, तो वो आर्टिफिशियल किडनी होती है डायलिसिस। ठीक है।